हेलो दोस्तों, आप सबों का स्वागत है डी एजुकेशंस के यूट्यूब चैनल्स पे। मैं आप सबों का दोस्त धन जी आज फिर से सेट नंबर 19 के साथ जुड़ चुके हैं। तो एक बार जल्दी से सभी लोग जुड़ जाइए और क्लास को स्टार्ट कर दिया जाए। तो आज है सेट नंबर 19, जिसमें हम लोग 25 क्वेश्चंस को देखते हैं और यह MCQ सेशंस के रूप में होता है और यह रात्रि 9 बजे जुड़ते हैं हम लोग। सुबह में मॉर्निंग में हम लोग भी एक जुड़ते हैं। जो मॉर्निंग का सेशन होता है, मॉर्निंग का सेशन 8 बजे होता है, जिसमें जीके और जीएस के बारे में पढ़ते हैं। जीके, जीएस और करंट अफेयर्स के बारे में उसमें हम लोग 30 क्वेश्चंस को देखते हैं, जो कि मिक्स क्वेश्चन होता है। और रात्रि हम लोग 9 बजे जुड़ते हैं, जो कि सुपर 25 के साथ यह साइंस का क्वेश्चन होता है। साइंस में आपको फिजिक्स के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, केमिस्ट्री को और बायो के क्वेश्चन मिलते हैं। तो एक बार फटाफट से सभी लोग जुड़ जाइए। सभी लोग को क्लास थोड़ा सा शेयर कर दिया जाए और क्लास शेयर होने के साथ साथ सभी लोग जुड़ जाएं तो क्लास को स्टार्ट कर दिया जाए। तो एक बार जल्दी से सभी लोग जुड़े, जल्दी से जुड़ जाइए सभी लोग जल्दी से जुड़ जाइए। उसके बाद देखते हैं तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद होगा सभी लोग अच्छे ही होंगे। तो आप लोग जुड़ते रहिए, जल्दी से जुड़ जाइए। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं, पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। चलिए, पहले क्वेश्चन से बढ़ने से पहले थोड़ा सा मोटिवेशंस के कोट्स सुन लेते हैं। एक मोटिवेशन के साथ आगे बढ़ते हैं और यह मोटिवेशन आप लोगों के लिए ये रहा। आज के मोटिवेशंस में आपको आज से हम लोग एक एक मोटिवेशंस बीच बीच में लेते रहेंगे। मोटिवेशंस का एक एक कोट लेते आएंगे और उसको पढ़ के उसके बाद आगे बढ़ते चलेंगे, क्योंकि आप लोगों को मोटिवेशन का बहुत ज़रूरत है। क्योंकि आप लोग मोटिवेट नहीं रहते हैं, कभी आत्मविश्वास की कमी लगती है, तो आत्मविश्वास आपकी बनी रहे उसके लिए आज का है। कहता है कि कुछ ज़्यादा ख्वाहिश नहीं है, मतलब कि कुछ ज़्यादा ख्वाहिशें नहीं हैं ए ज़िंदगी, तुमसे बस मेरा अगला कदम पिछले से बेहतरीन हो। यही ख्वाहिश है कि बस मेरा जो अगला कदम हो पिछले कदम से बेहतरीन हो। बस मेरी यही ख्वाहिश है कि जो मेरा अगला कदम हो जो पिछले मेरे कदम है उससे बेहतरीन हो। यानी कि जो मेरा आज का जो कदम है पिछले से बेहतर हो। कहने का मतलब कि आज मेरा परफॉर्मेंस 50 के पास हो रहा है, तो अगला जो कदम हो वह 51 के पास हो, पिछले से बेहतर हो। यानी कि हर रोज़ अपने आप को बढ़ाते चले। तो ये था कि एक कुछ ज़्यादा ख्वाहिश नहीं है ए ज़िंदगी, तुमसे बस मेरा अगला कदम पिछले कदम से बेहतरीन हो। इसी ख्वाहिश के साथ क्या करते हैं, अगले क्वेश्चन का आगाज़ करते हैं आज के सेशंस का। आज का सेशंस का पहला क्वेश्चन रहा आप लोगों के लिए सेट नंबर 19 का। हम लोग लगातार 19 दिनों से रात्रि 9 बजे 9 PM पे हम लोग जुड़ रहे हैं सुपर 25 के साथ। सुपर 25 जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के होते हैं। तो चलिए पहले का आंसर करिए। सभी लोग पोल में आंसर करने के बाद चैट बॉक्स में आकर कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए, विद्युत परिपथ की गति पूछ रहा है कि विद्युत परिपथ में गति किससे विद्युत धारा बनाती है। इलेक्ट्रॉन से, न्यूट्रॉन से, इलेक्ट्रोड से या प्रोटॉन से। बताइए कि किससे बनाती है। तो सभी लोग इसका आंसर करेंगे कि किससे बनाती है। चलिए, अगर आप सबों को पता हो कि जो विद्युत परिपथ में विद्युत धारा किसके माध्यम से जाती है, तो इलेक्ट्रॉन के माध्यम से जाती है। किसके माध्यम से जाती है, इलेक्ट्रॉन के माध्यम से जाती है। अगर इलेक्ट्रॉन की खोज के कहे तो कौन है, जे थॉमसन साहब हैं। कौन है, जे थॉमसन। अच्छा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की अगर बात कहा जाए तो इसके लिए आप लोग को एक ट्रिक याद रखना होता है। इट पग नारद नाचे। इट पग नारद नाचे मतलब कि इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता जे थॉमसन, प्रोटॉन के गोल्डास्टीन, जबकि नाभिक के रदरफोर्ड और न्यूट्रॉन के चैडविक होता है। तो ईट पग नारद नाचे आप लोग एक ट्रिक के रूप में याद रख सकते हैं। ईट पग नारद नाचे, ई से इलेक्ट्रॉन जो कि जे थॉमसन, प्रोटॉन के
गोल्डस्टीन जबकि नाभिक के कहता है तो रदरफोर्ड, जबकि न्यूट्रॉन के जेम्स चैडविक होते हैं। तो आपसे पूछा कि विद्युत परिपथ में गति विद्युत धारा से किससे जाती है, तो इलेक्ट्रॉन के माध्यम से जाती है। इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्जेज होता है, जबकि प्रोटॉन पॉजिटिव चार्जेज, और न्यूट्रॉन पे कोई चार्जेज नहीं होता है। प्रोटॉन और जो न्यूट्रॉन होता है इसको मिला देने से हम परमाणु भार प्राप्त करते हैं, एटॉमिक मास प्राप्त करते हैं। तो कहता है कि नाभिक में कौन रहता है स्थित, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है। अगर इलेक्ट्रॉन की अगर बात कहा जाए, इलेक्ट्रॉन से क्वेश्चंस को लिया जाए, अगर इलेक्ट्रॉन की बात कहा जाए तो इसकी खोज जे थॉमसन साहब ने किया था। और कहा जाता है कि विद्युत धारा का यह क्या करता है कि विद्युत परिपथ में इलेक्ट्रॉन के गति से ही, विद्युत परिपथ में इलेक्ट्रॉन के गति से ही विद्युत प्रवाहित होती है। और कहता है कि यदि किसी चालक तार से और इलेक्ट्रॉन किसी चालक तार से अगर पूछे कि किसी चालक तार से प्रति सेकेंड 6.5 गुणे 10⁻18 इलेक्ट्रॉन अगर प्रति सेकेंड किसी चालक तार से इतनी विद्युत धारा प्रवाहित, इतनी इलेक्ट्रॉन आवेश प्रवाहित हो रही है, तो कहते हैं कि प्रति सेकेंड 6.25 गुणे 10⁻18 इलेक्ट्रॉन अगर एक सिरे में प्रविष्ट होता है तो इतना ही इलेक्ट्रॉन दूसरे सिरे से बाहर भी निकलता है। तो यह क्या थे, प्रति सेकेंड इतना इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होता है। इस बातों को ध्यान में रखेंगे। इसी के साथ अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। दूसरा नंबर, 100 वाट का विद्युत लैंप है जो 5 घंटे 3 दिनों तक जलता है, तो बताइए कितनी ऊर्जा खपत करेगी। आपको इकाई बताना है कि कितनी यूनिट जो है वह ऊर्जा को खपत करेगा। सभी लोग इसका आंसर करेंगे, जल्दी से बनाइए। तो आप लोग समय से जुड़ा कीजिए सभी लोग, और हम लोग इस सेशंस में बहुत बेहतरीन क्वेश्चंस को लेके आ रहे हैं, और आप लोगों के लिए और अच्छा कर सके इसके लिए और बढ़िया से काम कर रहे हैं, और कुछ नया हो सके इसके लिए कुछ प्रोसेस चल रहा है, जिससे कि डिस्कशंस भी और अच्छा लगे, तो उसके लिए काम चल रहा है। इस समय थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। चलिए, अगर कहा जाए कि 100 वाट के विद्युत बल्ब लैंप है और 5 दिन तक जला है, 100 वाट का है तो 100 वाट ले लीजिए। कितने घंटे, 5 घंटे, और 3 दिन कर रहा है तो 3 दिन, ठीक है। 100 वाट के 5 दिन तक 3 घंटे जलता है, और यूनिट है तो आपको यूनिट के लिए प्रति इकाई के लिए 1000 से क्या करना होता है, डिवाइड करना होता है। तो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, और यह क्या हो जाएगा, 3 5 15, और नीचे है 10, यहाँ से होगा 1.5 यूनिट। यह क्या होंगे, आपके इकाई खपत करेंगे। तो यह पूछा कितनी इकाई खपत करेंगे, तो 100 वाट को जल रहा है 5 घंटा, तो 100 से 5 के घंटा और 3 इसमें गुणा कर देंगे, तो 100 5 3 भगे 1000। 1000 क्यों, क्योंकि यह यूनिट इकाई में पूछ रहा है, और इकाई के लिए 1000 से डिवाइड किया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन की बताइए कि प्रतिवर्ती धारा के आविष्कार किसने किया था। निकोलस टेस्ला, अल्बर्ट आइंस्टाइन, आइजैक न्यूटन साहब और थॉमस अल्वा एडिसन। तो बताइए सभी लोग कि जो प्रतिवर्ती धारा है यानी कि एसी करंट जो है, जो एसी करंट है, इसके आविष्कारक कौन है। एसी का फुल फॉर्म होता है अल्टरनेटिव करंट। आप लोग आंसर करते रहिए और सुनते भी रहिए। एसी का फुल फॉर्म होता है अल्टरनेटिव करंट, और यह प्रतिवर्ती जो धारा होती यह समय रहते हुए अपनी दिशा को क्या करती रहती है, हमेशा चेंज करती रहती है। एक निश्चित समय के बाद अपनी दिशा को चेंज करती रहती है। प्रतिवर्ती धारा को दूर स्थान तक भेजा जा सकता है, इसकी नष्ट नहीं होती है। प्रतिवर्ती धारा दूर स्थानों तक भेजिएगा, इसमें कोई इसकी ऊर्जा में हानि नहीं होती है। यह प्रतिवर्ती धारा है। चलिए, प्रतिवर्ती धारा के आविष्कार का बात पूछा था, तो सबको पता है कि प्रतिवर्ती धारा की खोज किसने किया था। आइजैक न्यूटन साहब गति के नियम को बताए थे, और अल्बर्ट आइंस्टीन ने E = mc² बताया था। थॉमस अल्वा एडिसन ने बल्ब की खोज किया था। थॉमस अल्वा एडिसन ने बल्ब की खोज किए थे, जबकि निकोलस टेस्ला साहब जो थे यह प्रतिवर्ती धारा की खोज किए थे। तो आपसे पूछे कि जो एसी करंट है, जो एसी करंट है, एसी करंट जो है, एसी करंट के लिए खोजकर्ता कौन है, तो निकोलस टेस्ला साहब हैं। निकोलस टेस्ला साहब है। अच्छा, टेस्ला से आप लोगों को एक और बात याद में आ रहा होगा, तो याद आ रहा होगा कि आपको बताए थे एक था चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक और इसका होता है सीजीएस मात्रक। आप लोगों को बताए थे चुंबकीय क्षेत्र, दूसरे के क्षेत्र में जाएंगे तो टेस्ला ले जाएंगे, तो चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है, टेस्ला होता है, जबकि सीजीएस मात्रक क्या होता है, गॉस होता है।
तो निकोलस टेस्ला। तो आप पूछे कि चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होता है, टेस्ला होता है, जबकि सीजीएस मात्रक में गॉस होता है। जबकि चुंबकीय फ्लक्स, जो चुंबकीय फ्लक्स होता है उसका मात्रक होता है वेबर। क्या होता है, वेबर। तो चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक टेस्ला, जबकि सीजीएस मात्रक गॉस, और यह वेबर होता है। तो आपसे यह नहीं पूछा था, आपसे पूछा था कि एसी की खोज किसने किया था, तो निकोलस टेस्ला साहब ने किए थे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसी के साथ चौथे नंबर क्वेश्चन को आप लोग आंसर करेंगे कि जब बल विस्थापन डैश होता है तो बल द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक माना जाता है। मतलब कि कब बल द्वारा कार्य किया गया ऋणात्मक माना जाता है, आप लोग इसका आंसर करेंगे चौथे नंबर का। आप लोग आंसर करिए, तब तक से इसके बारे में चर्चा करते रहते हैं, आप लोग सुनते रहिए और आंसर भी करते रहिए। बल की अगर बात कहा जाए तो आपको पता है, आप लोग आंसर करिए, हम तो तक बताते भी रहते हैं। बल की अगर बात कहा जाए तो F बराबर ma होता है। बल कहता है कि द्रव्यमान गुणे त्वरण को हम बल कहते हैं। आंसर आप लोग करिए, हम बताते चल रहे हैं। बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण। बल जो है एक सदिश राशि है। बल कैसी राशि, एक सदिश राशि है। बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। क्या होता है, न्यूटन होता है। और बल का एसआई मात्रक न्यूटन के साथ साथ बल को क्या कहते हैं, और इसका एसआई मात्रक और क्या हो जा सकता है, मीटर है, द्रव्यमान है तो केजी, और मीटर है तो मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर भी होता है। तो बल का एसआई मात्रक न्यूटन या केजी मीटर पर सेकेंड होता है। और इसकी डायमेंशन की अगर बात करता तो बल का डायमेंशन क्या हो जाता है, m/L/T-2, यह क्या हो जाता है, इसका डायमेंशन और बीमा हो जाता। तो यह बल था। लेकिन आपसे क्वेश्चन जो पूछा है उसका आंसर ले लेते हैं और उसका भी डिस्कशन देखेंगे क्या होगा। तो हम लोग चुप नहीं रहेंगे, हम लोग लगातार 1 घंटा जुड़े, 1 घंटा में जितना क्वेश्चन हो सके आप लोग सुनते रहिए, ध्यान से सुनते रहिए। चलिए, जब बल विस्थापन के दिशा में हो तो बल कब कार्य ऋणात्मक होगा। तो आपको पता है कि बल लगाएंगे इधर और विस्थापन हो रहा है इधर, तो कहेंगे कि अगर बल लगाने के दिशा में अगर विस्थापित हो रहा है तो कार्य धनात्मक होगा। मतलब कि हम किसी चीज को ढकेल रहे हैं, हम उसको ढकेल रहे हैं आगे जाने के लिए, वह ढकला के पीछे आ रहा है। मतलब कि कब होगा, बल लगाए आगे की ओर के लिए, दिशा जाने के लिए, वो क्या आ रहा है, पीछे की ओर आ रहा है। तो कहते हैं कि जब बल ऋणात्मक कब होगा, जब बल लगाए आगे और कोई सामान क्या है, पीछे आए। तो कहेंगे कि बल के दिशा में लंबवत, बल के दिशा में लंबवत से मतलब नहीं होता है, बल ये तो प्रणोद हो जाएगा। संवेग के दिशा में, बल की दिशा में, बल के विपरीत दिशा में। और देखिए यह है ऋणात्मक, तो आपके बल के विपरीत दिशा में विस्थापन होगा। जब बल विपरीत दिशा में विस्थापित होगा तो उसके द्वारा जो किया गया कार्य होगा ऋणात्मक होगा। जबकि अगर बल की दिशा में हो जाता तो यह हो जाता पॉजिटिव। आपसे पूछा है ऋणात्मक कब होगा, तो जब बल के विपरीत दिशा में होगा तब आपका कार्य ऋणात्मक होगा। जबकि यह बल के विपरीत दिशा में होगा तो पॉजिटिव। क्योंकि आपको पता है कि कार्य बराबर होता है W बराबर होता है FS cos थीटा, FS cos थीटा। और आपको पता है कि अगर थीटा का मान 180 रख दिया जाए, यह होता है माइनस में, क्या होता है, cos 180 थीटा का मान क्या होता है, माइनस में आता है। और यह क्या होगा, इधर होगा। जब एक दूसरे के बीच का जो एंगल 180 डिग्री होगा और हम ढकेल रहे हैं कहीं आगे विस्थापित करने के लिए, पीछे विस्थापित हो रहा है, तो उसके द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक होगा। और एक बात आता है कि ऋणात्मक त्वरण को क्या कहते हैं, मंदन कहते हैं। ऋणात्मक त्वरण को मंदन कहते हैं और वेग में परिवर्तन के दर को त्वरण कहते हैं। ये आप सारे के क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बताइए, 5वां नंबर, स्थितिज ऊर्जा क्या होता है, आप लोगों को बताना है स्थितिज ऊर्जा क्या होता है। आंसर करिए सभी लोग। तो आप सबों को पीई बताना है कि पीई बराबर क्या होता है, और आप लोगों को पता है केई बराबर क्या होता है, और पीई प्लस केई बराबर क्या कहते हैं। तो आप सबों को पता है केई बराबर होता है हाफ mv²। आप लोग आंसर करते रहिए। केई बराबर हाफ mv², जबकि पीई बराबर होता है mgh। केई और पी मतलब कि स्थितिज ऊर्जा और यांत्रिक ऊर्जा को, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा को मिला देने पर यांत्रिक ऊर्जा प्राप्त होता है, यांत्रिक ऊर्जा प्राप्त होता है, यानी कि मैकेनिकल एनर्जी प्राप्त होता है। तो कहेगा कि स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा के मिलाने से यांत्रिकी ऊर्जा प्राप्त होता है। कभी कभी ये भी दे देता है कि यांत्रिक ऊर्जा माइनस स्थितिज ऊर्जा बराबर क्या होगा,
तो आप सबको पता है कि दोनों को जोड़ने के बाद यांत्रिक ऊर्जा आ रहा है, तो जब स्थितिज ऊर्जा से घटा देंगे इसमें तो इसमें हो जाएगा गतिज ऊर्जा हो जाएगा। उसी प्रकार अगर यांत्रिक ऊर्जा में से गतिज ऊर्जा घटा देगा तो हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा। आपसे जो क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर ले लेते हैं कि उसका आंसर क्या होगा। देखिए उसका आंसर क्या होगा, देखिए सभी लोग आपसे पूछा स्थितिज ऊर्जा, तभी बताएं कि स्थितिज ऊर्जा का क्या होता है, mgh होता है। तो यह क्या हुआ, mgh होता है, जबकि स्थितिज गतिज ऊर्जा के हाफ mv² होता है। क्या होता है, हाफ mv² होता है। और दोनों को मिला देने से हमें क्या प्राप्त होता है, तो यांत्रिक ऊर्जा प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, यांत्रिक ऊर्जा प्राप्त होता है। यह था आपके 5वें क्वेश्चन। उसी के साथ आगे बढ़ते हैं 6वें क्वेश्चन की ओर, कि आसमान की ओर फेंका गया पत्थर, कोई आसमान की ओर आप पत्थर फेंकते हैं, पृथ्वी की ओर वापस क्यों आ जाता है। पृथ्वी कब कोई पत्थर ऊपर फेंका जाता है तो पृथ्वी की ओर क्यों आ जाता है। नीचे की ओर लगने वाला दाब उसे पृथ्वी की ओर खींचता है, या केंद्र भूमुखी बल जो है जो पृथ्वी की ओर खींचता है, या वस्तु द्वारा किया गया कार्य पृथ्वी की ओर खींचता है, या एक बल होता है जो भूमि की ओर खींचता है। आप सबों को बताना है 6वां नंबर का आंसर क्या होगा। सभी लोग इसका आंसर करेंगे, तो फटाफट से सभी लोग आंसर करिए क्या होगा इसका। सभी लोग इसका आंसर करिए। पोल में आंसर कर लेने के बाद आप लोग कहाँ आंसर करिएगा, तो पोल में आंसर करने के बाद आप लोग कमेंट बॉक्स में, चैट बॉक्स में भी आप लोग आंसर कर सकते हैं। तो आप लोग वहाँ पर भी करते रहिए ताकि उपस्थिति की पता चलती रहे कि कौन कौन है और कौन कौन भाग गया है। भागिएगा तो आप ही का घाटा है, भागिएगा तो आप ही का घाटा है। चलिए, अगर 6वें आंसर की अगर बात कहा जाए कि जो आसमान से की ओर फेंकते हैं कोई पत्थर, तो वह किस मोहब्बत के कारण पीछे आ जाता है या नीचे आता है, तो कहता है कि एक बल होता है, एक बल होता है जो इसे भूमि की ओर खींचता है, एक बल होता है जो उसे भूमि की ओर खींचता है। कहता है कि संसार में किन्हीं दो पिंडों के मध्य कार्य करने वाले बल को, संसार का कोई भी दो पिंड हो उसके बीच जो मध्य के बीच जो कार्य करने वाला जो बल होता है उसको गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। और इसी बल के कारण एक बल होता है, कौन सा बल होता है, जो तो गुरुत्वाकर्षण होता है, उसी बल के कारण इसे भूमि की ओर खींचता है। क्योंकि पृथ्वी भी खुद एक पिंड है और जिसको भी फेंक रहे हैं, जब एक कोई फेंका जा रहा है आसमान में पत्थर, वो भी एक पिंड है। और दो पिंडों के बीच मध्य जो कार्य करने वाला आकर्षण बल होता है उसको गुरुत्वाकर्षण बल कहा जाता है। यदि किन्हीं दो पिंडों में एक पिंड पृथ्वी हो, क्या हो, किन्हीं दो पिंडों में एक पिंड पृथ्वी हो और एक पिंड क्या हो, कोई वस्तु हो, तो उनके बीच जो लगने वाला बल होता है उसको गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। क्या कहते हैं, गुरुत्व का आकर्षण बल होता है जिसे गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण को गुरुत्व कहा जाता है और गुरुत्वाकर्षण बल होता है। ठीक है, तो कुल मिला के आपको यही रखना है कि ऊपर फेंकते हैं तो नीचे कहाँ आता है, तो एक बल कार्य करता है जो गुरुत्वाकर्षण बल उसको क्या करता है, नीचे की ओर खींचता है। आपको बताना है कि संवेग बराबर क्या होता है, यानी कि P बराबर क्या होता है बताना है। संवेग बराबर क्या होता है और A में किसका सूत्र है, और M/, बताइए पहले इसका संवेग क्या होता है। सबको पता है कि P बराबर क्या होता है। संवेग 7वां का आंसर करिए सभी लोग पोल में। चलिए, सबको पता है कि P बराबर होता है mv, मतलब द्रव्यमान गुणे वेग। तो संवेग क्या होगा, द्रव्यमान गुणे वेग। जबकि द्रव्यमान गुणे त्वरण हो जाता है ma, यह हो जाता है बल। क्या हो जाता है, बल। यह है संवेग, यह है बल। क्या हो जाता, द्रव्यमान गुणे त्वरण बल। अब हो गया, तो द्रव्यमान गुणे त्वरण बल कहते हैं और द्रव्यमान गुणे वेग को संवेग कहते हैं। संवेग कैसी राशि है, सदिश राशि है। बल भी एक कैसी राशि है, सदिश राशि होती है। जबकि घनत्व कहता तो घनत्व बराबर हो जाता द्रव्यमान बटे में आयतन। तो यह आपके क्या है, घनत्व का है। यह किसका सूत्र है,
तो जो घनत्व है उसका सूत्र है द्रव्यमान बटे में आयतन। यह है बल का, यह है संवेग का, जबकि द्रव्यमान बटे में आयतन किसका हो जाता है, घनत्व का हो जाता है। तो यहाँ लिखते हैं डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन टू वॉल्यूम, मास अपॉन टू वॉल्यूम। तो अब यहाँ से हो गया आंसर। तो आपका पूछा था संवेग क्या होगा, तो संवेग का होता है द्रव्यमान गुणे वेग, जो होता है संवेग का होता है। संवेग एक सदिश राशि है, जबकि चाल एक अदिश राशि है। चलिए, तुलनात्मक रूप से ऊष्मा का कुचालक होता है। आपको बताना है कि तुलनात्मक रूप से ऊष्मा का कुचालक कौन होता है। बताइए PbHg, AuAg, CuAl, CuFe, बताइए कौन सा ऊष्मा का कुचालक होता है। आपको बताना है कौन है जो ऊष्मा को नहीं लेके जाता है, जो ऊष्मा का कुचालक होता है। आप सबों को पता है, जल्दी से इसका आंसर करेंगे। पोल में करने के बाद हम लोग कमेंट में, चैट में आप लोग आंसर कर सकते हैं। तो आप लोग करते रहिए आंसर, पढ़ते रहिए। हम लोग बकवास नहीं करना है, लगातार पढ़ते रहना है। आपको बताना है कि तुलनात्मक रूप से ऊष्मा का कुचालक कौन है। तुलनात्मक करिएगा तो कौन ऊष्मा का सुचालक, अरे कुचालक होगा, यानी ऊष्मा को नहीं लेके जाएगा। PbHg, AuAg, CuFe, और अब बताइए क्या होगा। ये तो सबको पता है कि जो चालक होता है वह विद्युत और ऊष्मा का सुचालक क्या होता है, तो सोना और चांदी ऊष्मा और विद्युत दोनों का सुचालक है। एल्युमिनियम और तांबा ये भी दोनों सुचालक है। लोहा और तांबा दोनों के दोनों सुचालक है। ये सारे के सारे विद्युत और ऊष्मा दोनों के सुचालक हैं, जबकि Pb तुलनात्मक रूप से क्या होगा, ऊष्मा के कुचालक के रूप में आ जाएंगे। इसलिए इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 9 नंबर क्वेश्चन की ओर। बताइए कि एक ठोस कोयले को तरल हाइड्रोकार्बन में परिवर्तित करने वाली प्रक्रिया को क्या कहते हैं। आप लोग इसका आंसर करेंगे। सभी लोग इसका आंसर करिए सर कि इसका आंसर क्या होने वाला है। कि जब ठोस कोयला होता है तो उसको करते हैं, तो बताइए कैसे कैसे क्या होता है। पढ़िए, पढ़ते रहिए। इस बार ना पढ़िएगा तो समझ लीजिए क्या होगा। पढ़ते रहो भाई मेरे, चाहे जो कुछ भी हो जाए, लेकिन पढ़ना है तो पढ़ना है। चाहे जो कुछ हो जाए, पढ़ना है तो पढ़ना है। चलिए, अगर 9 नंबर के आंसर की अगर बात कहा जाए तो इसका आंसर होगा द्रवीकरण। क्या होगा इसका आंसर, द्रवीकरण। ठोस कोयला को तरल हाइड्रोकार्बन में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को हम द्रवीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, द्रवीकरण कहते हैं। ठोस कोयला को तरल हाइड्रोकार्बन में परिवर्तित करने की जो प्रक्रिया होती है उसको द्रवीकरण कहते हैं। यह वाष्पन या वाष्पीकरण के विपरीत क्रिया होती है। यह जो होता है वाष्पन और वाष्पीकरण के विपरीत क्रिया होता है। जब वाष्पन में द्रव पदार्थ वाष्प में बदल जाता है, लेकिन द्रवीकरण में वाष्प जो है द्रव में बदल जाता है। तो आपसे पूछा जाता है, देखिए 2 चीज होता है कि जब वाष्पन होता है तो द्रव वाष्प में बदल जाता है, लेकिन जब द्रवीकरण होता है, द्रवीकरण मतलब कि जो गैस होता है उसको द्रव में बदला जाता है। तो जब ठोस कोयले को तरल हाइड्रोकार्बन में परिवर्तित करने की जो प्रक्रिया है, तरल अवस्था में लाना है, यानी लिक्विड अवस्था में लाना है, तो किस प्रक्रिया में, तो द्रवीकरण में। मतलब कि इसको जो गैस के रूप में होता है उसको तरल अवस्था में लाया जाता है। किस रूप में लाया जाता है, तरल, उसको द्रवीकरण कहते हैं। तो इसका राइट आंसर 9 नंबर का क्या हो जाएगा, तो 9 का डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 10वें में सबसे दुर्बल अम्ल कौन सा है। बताना है आपको कि सबसे दुर्बल अम्ल कौन सा है। कमेंट करिए सभी लोग कि सबसे दुर्बल अम्ल कौन सा है। तो आंसर करिए सभी लोग कि सबसे दुर्बल अम्ल कौन सा है। सबसे दुर्बल अम्ल कौन सा है, आंसर करिए सभी लोग। फॉर्मिक अम्ल, बेंजोइक अम्ल, ऑक्सैलिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, आंसर करिए सभी। चलिए, अगर इसकी बात कहा जाए कि कौन सबसे दुर्बल अम्ल है, तो आंसर करिए सभी लोग। तो आपको पता है कि जो बेंजोइक अम्ल होता है, निम्न में से जो बेंजोइक अम्ल होता है सबसे दुर्बल अम्ल होता है।
क्या होता है, सबसे दुर्बल अम्ल होता है। अगर इसके सूत्र की अगर बात कहा जाए तो C7H6O2 होता है। C7H6O2 यह किसका सूत्र होता है, ये होता है आपके दुर्बल अम्ल का। जबकि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का तो सबको पता है कि HCl होता है। क्या होता है, HCl होता है। यह जबकि H2SO4 सबसे, यह जो है सबसे दुर्बल अम्ल है, तो कहेगा कि जो बेंजोइक अम्ल होता है सबसे दुर्बल अम्ल है C7H6O2 इसका सूत्र होता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 11 नंबर। फेरस क्लोराइड के आणविक सूत्र क्या है। आपको बताना है कि जो फेरिक क्लोराइड होता है उसका आणविक सूत्र क्या होता है। बताइए जल्दी से, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो जल्दी से आंसर करिए सभी लोग कि जो फेरस क्लोराइड होता है उसका आणविक सूत्र क्या होता है। सभी लोग पोल में आंसर करते रहिए मेरे भाई, पढ़ते रहो पढ़ते रहो, पढ़ेगा तभी बढ़ेगा, पढ़ेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया। सुना है ना स्लोगन मोदी जी का। चलिए, अगर इसकी आंसर की अगर बात कहा जाए कि जो फेरस क्लोराइड होता है इसके आणविक सूत्र होता है FeCl2। क्या होता है, FeCl2 होता है। इसको फेरस क्लोराइड कहा जाता है। फेरस क्लोराइड की अगर बात कहा जाए तो यह एक अकार्बनिक यौगिक है। क्या है, यह एक अकार्बनिक यौगिक है। इसका रासायनिक और आणविक सूत्र जो होता है FeCl2 होता है। और फेरस क्लोराइड की यौगिक में क्षार डालने पर फेरस हाइड्रोक्साइड और श्वेत अवक्षेप बना देता है। मतलब कि फेरस क्लोराइड यौगिक में अगर आप क्षार डाल देते हैं, इसमें क्या करते हैं सर कि क्षार डाल देते हैं। क्या डालते हैं, क्षार डाल देते हैं, तो यह क्या बना लेता है, फेरस हाइड्रोक्साइड बना लेता है। फेरस हाइड्रो ऑक्साइड बना लेता है, फेरस हाइड्रोक्साइड बना लेता है। ये रहा आपका फेरस हाइड्रोक्साइड बना लेता है। ये यहाँ से क्वेश्चन बनाता है। फेरस हाइड्रोक्साइड के साथ ये श्वेत अवक्षेप भी बनाता है, श्वेत अवक्षेप भी बनाता है। ये थे आपके 11 नंबर। अब आते हैं 12 नंबर की ओर। अनबुझा चूना, मतलब कि बिना बुझा चूना का आणविक सूत्र क्या होता है। यह तो हाथ कर दिया है। बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। सभी लोग इसका आंसर बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। जो बिना बुझल चूना है उसको कांची कहते हैं। कौन सा उसका सूत्र होता है, बताइए सूत्र। अनबुझे चूने का सूत्र क्या होता है, सूत्र बताइए क्या होता है, फॉर्मूला। चलिए, आप सबको पता है कि जो बिना बूझा होगा तो उसमें पानी नहीं होगा। इसको कहेंगे कैल्शियम ऑक्साइड जो होता है बिना बुझा हुआ चूना होता है। जबकि यह कैल्शियम कार्बोनेट है। क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट है। क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है। तो आपसे पूछा है कि अनबुझे चूने का आणविक सूत्र क्या होता है, तो वे होता है CaO यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड। यह होता है कैल्शियम कार्बोनेट। यह क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट। CaOCl2 होता, CaOCl2 होता तो ये हो जाता ब्लीचिंग पाउडर। इसको ब्लीचिंग पाउडर बनाने में भी प्रयोग किया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उन 3 तत्वों का नामित करिए जिसके बाहरी सेल में केवल 1 इलेक्ट्रॉन है। आपको बताना है कि उन 3 तत्वों को कौन है जिसके बाहरी सेल में 1-1 इलेक्ट्रॉन है। ये तो सबसे घिसा पीटा क्वेश्चन है। आप सबों को ग्रुप डी वालों को यह पता होता है। तो बताइए कि क्या होगा, बताइए क्या होगा, तेरा का आंसर करिए। चलिए, मैग्नीशियम, कैल्शियम, बेरियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, हीलियम, नियोन, आर्गन। मैग्नीशियम, हीलियम, नियोन, बताइए। तो आप सबको पता है मैग्नीशियम का होता है 12 और इसको करिएगा तो 2 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाहरी में तो 2 हो गया। इसमें भी मैग्नीशियम है, इसमें भी मैग्नीशियम है, काम खत्म। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, ये सब क्या है, अक्रिय गैस होते हैं। तो इसमें तो एक की बातें नहीं, उसमें शून्य होता है। अब रहा लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। लिथियम का होता है 3, सोडियम का होता है 11, पोटेशियम का होता है 19। इसको करिएगा तो 2 1, इसको करिएगा 2 8 1, इसको करिएगा 2 8 8 1।
तो 8 2 10 8 18 1 19, तो यानी कि लिथियम, सोडियम और पोटेशियम इसके बाह्यतम कक्षा में एकक इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। आप लोगों के लिए एक फिर से मोटिवेशनल कोट है, थोड़ा सा देख लीजिए। यहाँ किधर है, इसमें नहीं है, चलिए देखिए ये रहेगा, ये आपके लिए रहेगा। ये पता है ना, ये साउथ के हीरो हैं, यह क्या है, साउथ जो दक्षिण भारत के हीरो हैं, इनका नाम क्या है थोड़ा कमेंट में बताना। तो इनका नाम बताएगा, किसको पता है कि ये कौन सा हीरो है साउथ का। चलिए, अगर मोटिवेशनल कोट की अगर बात कहा जाए तो थोड़ा देखिए, यहाँ से एक मोटिवेशनल है, कहा जाता है, कह रहा है कि सुबह सुबह पढ़ो, क्या पढ़ो, सुबह पढ़ो या रात को, सवेरे पढ़ो या रात को, हमेशा दिल में रखो इस बात को, सुबह पढ़ो या रात को, हमेशा दिल में रखो इस बात को कि सफल बनना है एक दिन अपने आप को। मतलब कि सफल बनाना है एक दिन अपने आप को, चाहे तू कब्बो पढ़ो, लेकिन दिल में एक बात हमेशा रखो, हमेशा रखो कि हमेशा दिल में ही रखो कि एक दिन सफल बनना है, एक दिन सफल बनना है। इस बातों को आप लोग हमेशा ध्यान में रखेंगे कि आप कभी भी पढ़िए, ये आपके लिए मायने नहीं है कि आप कब पढ़ रहे हैं, बशर्ते ये आपको आना चाहिए, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि सुबह पढ़ो या रात को, हमेशा दिल में रखो इस बात को कि सफल बनना है, सफल बनना है, एक दिन आपको इस बातों को ध्यान में रखते। उसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, आते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। किस विकल्प में गलनांक या मेल्टिंग पॉइंट का क्वथनांक, बताइए, कुछ नहीं बताना है आपको, बताना है कि गलनांक, क्या आपको बताना है कि गलनांक, क्वथनांक सबसे अधिक किसका होता है। यह तो रिपीटिंग क्वेश्चन, एक दिन क्वेश्चन आया था, इसको बताए भी थे। बताइए किस विकल्प का गलनांक और क्वथनांक जो होता है सबसे अधिक होता है। तो बताइए सभी लोग कि किसका अधिक होता है, तो सभी लोग बताएंगे कि किसका अधिक होता है। चलिए, तो आप सबों की अगर बात कहा जाए किसका अधिक होता गया था, तो बताए थे उस दिन, क्या बताए थे उस दिन, आप सबको पता होगा कि 2 बताए थे, इधर से इधर चलने पर, क्या, जब हम पीरियोडिक टेबल में क्या होता है कि जब हम पीरियोडिक टेबल में क्या होता है, पीरियोडिक टेबल में ऐसे चलते हैं और ऐसे चलते हैं, इधर होता है धातु, इधर होते हैं धातु जी, इधर होते हैं अधातु जी। तो जब हम धातु की ओर से चलते हैं इधर से, तो इधर से चलने पर इसकी मेल्टिंग पॉइंट बढ़ता है, और अधातु में भी इधर से चलने पर बढ़ता है। मतलब कहते हैं कि यह है मेरा बायां पक्ष और यह क्या है मेरे दाएं। कहते हैं कि धातु में बाएं से दाएं जाने पर आपका क्वथनांक और गलनांक क्या होता है, मतलब कि मेल्टिंग पॉइंट और जो बॉइलिंग पॉइंट होता है बढ़ता है। मतलब कि धातु में बाएं से दाएं जाने पर बढ़ता है, जबकि अधातु में दाएं से बाएं आने पर बढ़ता है। धातु जी में बाएं से दाएं जाइएगा तो गलनांक और क्वथनांक बढ़ता है, जबकि जो अधातु होंगे दाएं से बाएं आने पर बढ़ता है। और उसके साथ साथ आपको नीचे आने पर जो होता है, आपके नीचे आने पर जो होता है वे भी क्वथनांक यानी कि बॉइलिंग पॉइंट और जो होता है गलनांक होता है, यानी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट नीचे आने पर भी घटता है, ऐसे जाने पर बढ़ता है, ऊपर की ओर जाएंगे तो बढ़ता है। तो आपको याद रखना है धातु में इधर जाने से बढ़ता है, अधातु में इधर आने से बढ़ता है। तो आप लोगों को पता है लिथियम होता है यहाँ पे, और कार्बन होता है यहाँ पे, फास्फोरस होता है यहाँ पे, और आर्गन होता है यहाँ पे, ऐसे करके होता है। तो आप इधर से चलिएगा तो कार्बन यहाँ पे, फास्फोरस यहाँ पे, जबकि इधर से आने पर बढ़ता है, तो इसलिए कार्बन होगा। उस दिन भी यही क्वेश्चन था, डायरेक्ट यही क्वेश्चन था, तो आप सबको पता होगा कि उस दिन क्या आंसर हुआ था, तो उसका आंसर हुआ था कार्बन, इसलिए इसका राइट आंसर कार्बन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं सर, कि ऑक्साइड अम्लों के साथ क्षार जब कौन है जो अम्लों के साथ और क्षारों के साथ अभिक्रिया करता है, निष्क्रिय, क्षारीय, उभयधर्मी, अम्लीय। बताइए कि उसको क्या कहते हैं, जो कि अम्ल और क्षार दोनों के साथ अभिक्रिया करता है, उसको क्या कहते हैं। जो अम्ल और क्षार दोनों के साथ अभिक्रिया करता है उसको क्या कहते हैं, बताइए सभी लोग, बताइए सभी लोग क्या कहते हैं उसको, कि जो अम्ल और क्षार दोनों के साथ अभिक्रिया करता है उसको क्या कहते हैं। तो सभी लोग बताइए,
उसको क्या कहते हैं? निष्क्रिय कहते हैं, क्षारीय कहते हैं, उभयधर्मी कहते हैं। बताइए। चलिए, तो आप सबको पता है ना कि जो अम्ल में भी है, क्या है, अम्ल में भी है, क्षार में भी है, जब दोनों के साथ करेगा उसको मैं उभयधर्मी या इसी को एम्फोटेरिक कहा जाता है। इम्फोटेरिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इम्फोटेरिक कहा जाता है। अच्छा, इम्फोटेरिक में कौन कौन से आते हैं? तो आप सबको पता है, सबसे आसान ना आता है पहले जनाबे अली सबसे आसान पंजाबी सॉन्ग। कौन? पंजाबी सॉन्ग गाया करो। सबसे आसान पंजाबी सॉन्ग गाया करो। ये सारे के सारे क्या हैं? आपके उभयधर्मी होते हैं। क्या होते हैं? ये सारे के सारे आपके उभयधर्मी होते हैं। तो आपसे पूछता है कि उभयधर्मी बताइए कौन कौन से होते, तो कहेंगे कि सबसे आसान जनाबे अली पंजाबी सॉन्ग गाया करो। यह क्या है? इसका ट्रिक है। तो सबसे आसान मतलब कि कौन कौन? जनाबे अली मतलब जना से जेडेन, अली से एल्युमिनियम, सबसे एंटीमनी, आसान से आर्सेनिक, पीबी से पंजाबी से पीबी, सॉन्ग से एसएन, और यह गाय। बताए थे एक दिन आप सबों को कि ऐसे ऐसे इसका होता है। तो आप सबों को शायद ख्याल हो तो हो। क्या हो? ख्याल हो तो हो, नहीं तो एक बार इसको हम क्या करते हैं, फिर से बता देते हैं। देखिए क्या हो। देखिए, जनाबे से होता है, जनाबे अली से क्या होता है? जनाबे से होता है जेडेन, ठीक है। बे से होता है बेरिलियम, अली से होता है एल्यूमिनियम, ठीक है। सबसे होता है एसबी। क्या होता है? एसबी। सबसे होता है एसबी। आसान से होता है एएस। पंजाबी से होता है पीबी। सॉन्ग से होता है एसएन। गाया से होता है जीए जिसे गैलियम, और करो से होता है सीआर। मतलब कि जेडेन, बेरिलियम यानी कि जिंक, बेरिलियम, एल्यूमिनियम, पीबी, एसएन, जीए यानी गैलियम, क्रोमियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, ये सारे के सारे जो हैं आपके सभी के सभी जो हैं आपके उभयधर्मी होते हैं, एम्फोटेरिक होते हैं। तो याद रखेंगे कि जनाबे अली सबसे आसान पंजाबी सॉन्ग गाया करो, यह थे आपके उभयधर्मी। अगले आते हैं 16 नंबर की ओर कि क्षार के संबंध में कौन सा सही नहीं है, मतलब कि क्षार के बारे में क्या सत्य नहीं है। यह लाल लिटमस को नीला कर देता है, यह जलीय द्रव को में OH आयन प्रदान करता है, ठीक है, और इसका स्वाद कैसा होता है, यह नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। बताइए, आपको बताना है कि क्षार के संबंध में कौन सही नहीं है। सभी लोग 16 का आंसर करेंगे। सभी लोग 16 का आंसर करेंगे। सभी लोग करिए आंसर जी, पढ़ते रहिए। अच्छा, इतना मेहनत कर रहे हैं लड़का, आप लोग भी मेहनत करिए यार। मेहनत करो तभी मेहनत रंग लाएगा। दिन में बढ़ो चाहे रात में, बस इस बात को ख्याल रखिए कि आपको एक दिन सफल होना है तो सफल होना है, उसके लिए चाहे आपको कितना हो कुछ करना हो, पढ़ते रहिए। अच्छा चलिए, क्षार के बाद कहा जाए ना, तो देखिए अम्ल तो जो होता है, अम्ल क्या करता है, अनिल याद रखते हैं ना आप लोग, क्या है इसके लिए अनिल ट्रिक है। अम्ल जो होता है नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है, और नीले लिटमस पत्र को जो लाल कर देगा वह तो अम्ल न कहलाएगा। और यह आपसे क्षार के बारे में पूछ रहा है तो कौन सही नहीं है, तो यही सही नहीं है। जबकि क्षार स्वाद में कैसा होता है, ठीक है, OH आयन देता है, ठीक है, यह लाल लिटमस पत्र को नीला करता है। यह तीनों की तीनों बात थे सही थे, लेकिन यह जो है अम्ल के बारे में सत्य है, क्षार के बारे में नहीं। यही क्या था, गलत था, इसलिए इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 17 नंबर, पूरी तरह से मुक्त रहने वाले समुद्री जीव कौन है। आपको बताना है कि पूरी तरह से मुक्त रहने वाले और समुद्री जीव कौन से होते हैं। आपको बताना है मोलस्का संघ, ऑर्थोपोडा संघ, इकाइनोडर्मेटा संघ या नेमाटोडा संघ। बताइए,
मोलास्का संघ के, अर्थोपोडा संघ के, गाइनोडर्मेटा संघ के, नोमेटोडॉट संघ के। आपको बताना है सर 17 का आंसर करिए सभी लोग को। पोल में आंसर करने के बाद आप लोग चैट में आंसर करते रहिए, जैसे आपको सुविधा लगे। पोल में आंसर करिए, उसके बाद आप चैट में आ जाइए। चलिए 17 नंबर, अगर कहे कि पूरी तरह से मुक्त रूप से रहने वाले जो समुद्री जीव होते हैं वो होते हैं इकाइनोडर्मेटा संघ के। किसके होते हैं? इकाइनोडर्मेटा संघ के। ये हैं आपके इकाइनोडर्मेटा संघ के। देखिए ये है क्या? ये है आपका इकाइनोडर्मेटा संघ। क्या है? इकाइनोडर्मेटा संघ। इकाइनोडर्मेटा संघ में देखिए क्या होता है, ऐसन होता है स्टारफिश। कैसन होता है? देखिए आपका कैसा दिखाई दे रही है, ये आपकी स्टारफिश, ऐसा होता है स्टारफिश। फिश लगा है लेकिन फिश नहीं है, तो कहेगा कि स्टार फिश मछली नहीं है, या क्या है? यह समुद्र में पाए जाने वाला एक पादप है जो इकाइनोडर्मेटा संघ का होता है। फिर होता है ब्रिटल स्टार। देखिए यह भी ब्रिटल स्टार है, यह भी समुद्री जीव में है। सी अर्चिन, तो यह सब पूछता है स्टार फिश, ब्रिटल स्टार, सी अर्चन, और क्या है देखिए। फिर होता है सैंड डोलार, सी केमु ई है, और उसके बाद देख लीजिए, ठीक है। ये सारे के सारे जो आपको दिखाई दे रहे हैं, अधिकतर क्वेश्चन आपको यहीं से बनता है कि बताइए कि स्टार फिश किस संघ की जंतु है, तो स्टार फिश जो है इकाइनोडर्मेटा संघ की आती है। ब्रिटल स्टार और सी अर्चिन यह सबसे अधिक क्वेश्चन पूछे जाने वाले में से है, और ये सारे के सारे आपके समुद्र में पाए जाते हैं। देख रहे हैं समुद्री एरिया में पाया जा रहा है, ये भी समुद्र में और ये भी समुद्र में, तो जितने हैं ये सारे के सारे क्या हैं? समुद्र में पाए जाते हैं। तो यह क्या है? समुद्र में पाए जाने वाले होते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगले क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लीजिए। कौन सा विकल्प लाल रुधिर कण के बारे में सही नहीं है? आपको बताना है कि जो आरबीसी है, आपको बताना है कि आरबीसी के बारे में क्या सत्य नहीं है। आरबीसी के बारे में क्या सत्य नहीं है, लाल रुधिर कण के बारे में क्या सत्य नहीं है। इसका कार्य ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को परिवहन करना होता है आरबीसी का। इसकी आकृति वृत्ताकार या उभयोतल होता है। यह 5.7 माइक्रो एमएम का होता है और इसमें हीमोग्लोबिन मौजूद होता है। आप लोगों को बताना है 18 नंबर क्या होगा। सभी लोग बताइए कि 18 नंबर क्या होगा। आंसर करिए, आंसर करिए सभी लोग, क्या होगा। चलिए आंसर करिए जल्दी से। क्या होगा बताइए, जल्दी से करिए आंसर सभी लोग। सभी लोग का हो गया? चलिए अगर इसकी बात कहा जाए तो आप सबको पता है कि आरबीसी तो कार्य करता ही है। क्या करता है? ऑक्सीजन को ले आना, ऑक्सीजन को ले आना, ऑक्सीजन को ले आना और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करना? बाहर छोड़ना। ये तो इसकी कार्य है। इसकी वृत्ताकार और उभयोतल ये भी क्या है? सत्य है। और हीमोग्लोबिन आरबीसी में मौजूद होता है, जबकि सी क्या है? गलत है। सी क्या है? गलत है। ठीक है, तो आपसे पूछा था कि क्या है, तो कहेंगे कि सी इसमें नहीं होगा। चलिए, क्योंकि अगर इसकी अगर लंबाई की अगर बात कहता है कि आरबीसी की कितनी लंबाई है, तो यह होता है 7.0 माइक्रोमीटर होता है। तो यहाँ 5.7 नहीं, 7 पॉइंट मतलब कि 7 होता है, 7 माइक्रोमीटर जो होता है इसकी लंबाई होता है, जबकि ये 5.7 कह रहा है। यह क्या है? गलत है। तो इसलिए 18 का सी हो जाएगा। आते अगले क्वेश्चन की ओर। 19 नंबर, शुक्राणु में अस्थायी रूप से रखे जाते हैं। शुक्राणु किस में अस्थायी रूप से रखे जाते हैं? शुक्रवाहिका में, मूत्राशय में, वायस एम्फ्रेस में, अधिवृषण में। बताइए 19 का आंसर करिए सभी लोग, क्या होगा। कि शुक्राणु को अस्थायी रूप से रखे जाते हैं किस में? शुक्रवाहिका में, मूत्राशय में, अधिवृषण में या मूत्राशय में। बताइए क्या होगा। 19 का आंसर करेंगे सभी लोग। सभी लोग 19 का आंसर करिए, क्या होता है।
और कल है संडे। कल एक और इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए कि कल संडे है, कल का क्लास आप लोगों के 9 बजे वाला क्लास और सुबह वाला जो क्लास है 8 बजे वाला और 9 बजे वाला, 9 बजे और 8 बजे वाले जो क्लास हैं कल के क्लास नहीं होंगे आपके। 8 बजे और जो 9 बजे वाला क्लास है कल संडे के कारण बंद रहेगा। क्यों बंद रहेगा? क्योंकि आपको जो 7 दिन हमको पढ़ाना होता है उसका 7 दिन में यह PDF बनाना होता है, क्योंकि जो PPT के रूप में बनाना होता है यह 7 दिन का क्या करेंगे, संडे को बैठ के बना लेते हैं। तो उसके लिए कल क्या होगा, कल बंद रहेगा, इतवार को संडे को बंद रहेगा, क्योंकि संडे को सब क्या करना होता है, सर्च करना होता है और उसको एकत्रित करना होता है। तो चलिए, अगर इसकी अगर बात, कल क्लास क्या रहेगा, बंद रहेगा। कल 9 बजे वाला भी और सुबह 8 बजे और रात्रि 9 बजे दोनों के दोनों बंद रहेंगे कल के क्लास। चलिए, अगर शुक्राणु में अस्थायी रूप से रखे जाते हैं, जो शुक्राणु होता है अस्थायी रूप से रखे जाते हैं, किस में, तो अधिवृषण में। क्या होता है, अधिवृषण में होता है। अच्छा, इसको देखिए कैसे होता है। ये आपके हैं वृषण, आपसे पूछता है कि वृषण मनुष्य में कितने जोड़ी पाए जाते हैं। जो पुरुष होता है उसमें वृषण जो होते हैं 1 जोड़ी पाए जाते हैं। ये आपके वृषण है। क्या है, आपके वृषण है। ठीक है, ये आपके क्या है, वृषण दिखाई दे रहा है। और वृषण की संख्या पूछी कितना होता है, तो 1 जोड़ी वृषण होता है। इस वृषण में जो आपको दिखाई दे रहा है यह टेस्टिस है, जिसको वृषण कहते हैं। और यही है जो इपिडिडिमिस होता है, इपिडिडिमिस को ही अधिवृषण कहते हैं, अधिवृषण कहते हैं। अब क्या करता है कि वृषण में जो सेमनीफेरम ट्यूब्स होता है, एक होता है सेमनीफेरम ट्यूब्स, सेमनीफेरम ट्यूब्स होता है। सेमनीफेरम ट्यूब्स जो होता है आपके शुक्राणु को निर्माण करता है। आपके टेस्टिस में जो वृषण होता है, इस वृषण में सेमनीफेरम ट्यूब्स होता है। और सेमनीफेरम ट्यूब्स क्या करता है, आपके शुक्राणु को बनाता है। जो शुक्रजन नलिकाएं हैं आपके शुक्राणु को बनाता है। और शुक्राणु को बनाने के बाद यह जो अधिवृषण है, जिसे एपिडिडिमिस कहा जाता है, इसमें परिपक्व होने के लिए छोड़ देता है। तो यही पूछ रहा है कि किसमें रखा जाता है परिपक्व होने के लिए, मतलब अस्थायी के रूप में थोड़ा देर के लिए रखा जाता है, तो वे अधिवृषण में होता है, यानी कि एपिडिडिमिस में होता है। और इसको देखना चाहे तो इस रूप में देखिए, ये आपके हैं आंतरिक भाग, जो आंतरिक भाग होता है किसके, जो टेस्टिस होते हैं। यह है सेमनीफेरम ट्यूब। इसी सेमनीफेरम ट्यूब से जो पीला पीला कलर के दिखाई दे रहा है, यही क्या करता है, आपके शुक्राणु को बनाता है। शुक्राणु को यह बनाता है, मतलब कि जो टेस्टिस होता है, जो वृषण होता है, वृषण के सेमनीफेरम ट्यूब जो होता है आपके शुक्राणु को बनाता है। यह शुक्राणु बनाने के बाद जो होता है, यह जो होता है अस्थायी रूप से क्या करता है, आपके हेड डिडिमिस, यह है डिडिमिस, यहाँ से यहाँ तक क्या होता है, डिडिमिस में आपको डिडिमिस में लाके पहुँचा देता है। डिडिमिस को अधिवृषण कहते हैं। अधिवृषण में क्या होता है, आपके शुक्राणु परिपक्व होते हैं। और जो परिपक्व के साथ आपके जो होते हैं, परिपक्व होने के बाद जनन क्रिया के लिए क्या हो जाते हैं, तैयार हो जाते हैं, यानी कि बन जाते हैं। तो यहाँ बस सेमनीफेरम ट्यूब्स का जो वृषण होता है आपको शुक्राणु को बनाकर अधिवृषण में कर देता है। यहाँ पे परिपक्व होता है, उसके बाद शुक्रवाहिनी के द्वारा जो होता है आगे आता है। और इसमें कई प्रकार के आके द्रव मिलते हैं, जिससे पूरा स्तर द्रव मिलता है। तो अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो आपसे यही पूछा था कि बताइए कि जो शुक्राणु होता है, जो शुक्राणु अस्थायी रूप से किसमें होता है, शुक्राणु अस्थायी रूप से रखे जाते हैं किसमें, अधिवृषण में। क्या होता है, अधिवृषण में रखे जाते हैं, अधिवृषण में। अच्छा, क्या होता है, फिर से सुनिए, वृषण बनाता है, वृषण के सेमनीफेरम ट्यूब्स में बनता है। और सेमनीफेरम ट्यूब्स जो होता है एपिडिडिमिस, यानी कि अधिवृषण में ले जाता है। अधिवृषण में परिपक्व होता है। परिपक्व होने के बाद जो वायस एफरेंस है, जो शुक्रवाहिका जो होती है, शुक्रवाहिका के माध्यम से आगे की ओर क्या होते हैं, बढ़ते रहते हैं। तो आपसे पूछा था कि शुक्राणु अस्थायी रूप से रखे जाते हैं किसमें, तो कहेंगे कि अधिवृषण में, यानी कि एपिडिडिमिस में। अब थे अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 20वां नंबर, कौन सा जीव जो है ब्रेड मलाड के रूप में भी जाना जाता है। कौन सा जीव है जो ब्रेड माल्ट के रूप में जाना जाता है। बताइए 20वां नंबर का आंसर क्या होगा। सभी लोग इसका आंसर करेंगे, सभी लोग इसका आंसर करेंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा।
चलिए, अगर बात कहा जाए कौन से जीव को ब्रेड माल्ड के रूप में जाना जाता है, तो वे हैं आपके राइजोपस। जो राइजोपस होते हैं उसको ब्रेड माल्ड के रूप में भी जाना जाता है। अब क्या होता है, जो राइजोपस होते हैं सॉरी, राइजोपस जो है, राइजोपस और म्यूकर, कौन, राइजोपस नामक कवक और जो म्यूकर नामक कवक जो है, जिसमें भोजन के प्रविष्ट होने के पहले पच जाता है। क्या होता है कि राइजोपस एवं म्यूकर कवक जो हैं, जिसमें भोजन प्रविष्ट होने के लिए पच जाते हैं और विभिन्न प्रकार के कार्बनिक पदार्थ जैसे फल, सब्जी, जेली, रोटी, मूंगफली, तंबाकू आदि में पाए जाने वाले इन्हें ब्रेड मोल्ड भी कहा जाता है। तो आपसे पूछेगा कि जो ब्रेड मोल्ड के रूप में किसे जाना जाता है, तो राइजोपस को जाना जाता है। किसको जाना जाता है, राइजोपस को, और एक है म्यूकर, राइजोपस और एक होता है म्यूकर को जाना जाता है। राइजोपस और म्यूकर को जाना जाता है। इसी के साथ बढ़ते 21 नंबर की ओर कि किस वैज्ञानिक ने अपनी पुस्तक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में कार्बनिक विकास के क्रिया विधियों को समझाया है। 21 नंबर का आंसर करिए सभी लोग। कार्ल बोयस, एंस्टर्न हैकेल, रॉबर्ट व्हिटकर, चार्ल्स डार्विन। आपको बताना है कि ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, बशर्ते बताना है कि ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसकी पुस्तक है। बताइए कि ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसकी पुस्तक है। आंसर करिए सभी लोग। आज नो बकवास, सीधा क्लास, मतलब कि आज बकवास नहीं हुआ है, आज आप लोगों के सीधा क्लास ही चल रहा है। तो सीरियस होकर पढ़िए, कभी कभार होता है तो कभी कभार हो जाएगा, ऐसा नहीं है कि रोज सीरियस से रहना है, पढ़ते रहिए, क्योंकि ग्रुप डी एक दिन का पढ़ाई का चीज़ नहीं है, इसको लंबा लड़ाई है। सोचिएगा कि 1 घंटा लड़ लेंगे तो 1 घंटा में नहीं, इसको लंबा लड़ाई है, जीतने के लिए आपको हर रोज़ लड़ना होगा, हर रोज़ तैयार रहना होगा। चलिए, सबको पता है कि ओरिजिन ऑफ स्पीसीज जो होता है यह किसकी पुस्तक है, तो चार्ल्स डार्विन की है। किसकी है, चार्ल्स डार्विन की है। आपको पुस्तक से थोड़ा सा दिखा देते हैं, देखिए यही है। इनको क्या मिला है, इंटरनेशनल बेस्ट सेलर अवार्ड के से सम्मानित भी किया गया था, दी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज को, बाय मैन ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, मतलब कि मनुष्य को जो प्राकृतिक चयन करेगा, मनुष्य को कौन चयन करेगा, तो प्राकृतिक चयन, यानी कि प्राकृतिक चयनवाद का सिद्धांत जो है चार्ल्स डार्विन के द्वारा ही दिया गया था। देखिए, पहले रहेंगे हैसन, अब कुछ दिन के बाद हैसन, कुछ दिन के बाद हैसन, कुछ दिन के बाद हैसन, होते होते अब क्या हो गया, बढ़िया सुघर सागर हो गया। तो यह क्या हो रहा है, प्राकृतिक जो है अपने अनुसार क्या कर रहा है, चयन कर रहा है, जो योग्यतम उत्तरजीविता होती है उसको ढूंढ रहा है। तो आपसे पूछा था कि दी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक के लेखक कौन है, तो चार्ल्स डार्विन साहब हैं। कौन है, चार्ल्स डार्विन साहब हैं। ये आपके राइट आंसर होंगे। 22 नंबर, एक जटिल अस्थायी उत्तक है। कौन सा, एक जटिल अस्थायी उत्तक है, जाइलम, पेर्नेकाइमा, एस्केलेनेकाइमा, कोलेनेकाइमा। सर बताइए कि कौन सा एक जटिल अस्थायी उत्तक है। अब तो ये क्वेश्चन आप लोगों को छूटना ही नहीं चाहिए। हमको लगता है कि आज 19 दिन से क्वेश्चन चल रहा होगा, तो आप लोगों को कम से कम 10 से 12 बार, 10 बार तो बताइए दिए होंगे कौन सरल अस्थायी उत्तक है कौन, क्योंकि एस्केलेनेकाइमा, कोलेनेकाइमा तो रोजे डाल रहे हैं वो, ताकि यह आप लोगों को क्या हो जाए, रिंज पिंज जाए। तो चलिए, कौन सा एक जटिल अस्थायी उत्तक है, तो सबको पता है कि जटिल उत्तक जो है वे जाइलम होता है। पादप उत्तक को देखिए कैसे बांटा गया, पादप उत्तक को 2 भागों में बांटा गया। पादप उत्तक को कितने भागों में बांटा गया है, तो पादप उत्तक को 2 भागों में बांटा गया। पहला है विभाज्योत्तक, जिसे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और दूसरा होता है अस्थायी उत्तक, मतलब कि इसमें विभाजन के गुण पाए जाते हैं, इसमें अस्थायी रूप से रहता है। अच्छा, जिसमें विभाजन के गुण होते हैं वो होता है शीर्षस्थ, जिसे एपिकल कहते हैं। यह शीर्षस्थ कहाँ पाया जाता है, तो आपसे पूछता है कभी कभी कि जो शीर्षस्थ होता है यह पौधे के, जो पौधे होते हैं उसके तना, उसके जो होते हैं जड़ और तना में पाए जाते हैं। तो पूछता है कभी कभी कि बताइए कि जो एपिकल होता है शीर्षस्थ से क्या होता है कि पौधे की जो वृद्धि होती है, तना होती है, जड़ होता है, वहाँ पे एपिकल या शीर्षस्थ पाए जाते हैं।
अंतर्वर्षीय से क्या होता है कि कोई पेड़ मोटा होता है, जो इंटरकैलेरी होता है, इसी के कारण से कोई पेड़ क्या होता है, मोटा होता है। पार्श्व के कारण से यहाँ से अगर पेड़ निकल रहा है तो शाखाएं टहनियाँ जो फूटती हैं वे पार्श्व लेटरल के कारण, जबकि इसके कारण पौधे में लंबाई होता है। यह पौधे के शीर्ष भाग में, तना में और जड़ में पाए जाते हैं। अंतर्वर्षीय इंटरकैलेरी से मोटा होता है, जो पौधे को वृद्धि में देता है, मतलब कि मोटाई बढ़ाता है। मतलब कि जो आंतरिक भाग है, उसके जो आंतरिक भाग होते हैं उनको क्या करके बढ़ा के अंतर्वर्षीय बढ़ाता है, जबकि पार्श्व होता है यह आपको शाखा फोड़ने में मदद करता है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये तो हुआ क्या आपके विभाजोत्तक में शीर्षस्थ। और अब आते हैं अस्थायी उत्तक में। यह था विभाजोत्तक यानी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो फिर से सुनिए, पादप उत्तक को दो भागों में बांटा जाता है। एक होता है विभाजोत्तक जिसे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, दूसरा होता है अस्थायी उत्तक जिसे परमानेंट टिश्यू कहा जाता है। विभाजोत्तक जिसे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहा जाता है उसको तीन भागों में बांटा जाता है, शीर्षस्थ उत्तक, अंतर्वर्षीय उत्तक और पार्श्व उत्तक। जो शीर्ष उत्तक होता है एपिकल, इंटरकैलेरी और लेटरल। शीर्षस्थ से क्या होता है कि आपके शीर्ष भागों पे जड़ में और तना में पाए जाते हैं, जबकि अंतर्वर्षीय उसके अंदर ही जो भाग होता है वहां पे पाए जाते हैं, और पार्श्व जो होता है डहनी शाखा फोड़ने में मदद करता है। जबकि अस्थायी उत्तक को दो भागों में बांटा जाता है, तीन भागों में, सबसे दो भागों में, लेकिन एक तीन भाग में भी दे रहा है कहीं कहीं, तो तीन भाग ले लेते हैं कि इसको तीन भागों में बांटा जाता है। एक होता है सरल अस्थायी उत्तक, सिंपल, जटिल, और एक होता है विशिष्ट उत्तक। सरल में होता है, जिसे सिंपल में होता है पेर्नेकाइमा स्थूल कोण, जिसे कोलेनेकाइमा दृढ़ उत्तक, जिसे एस्केलेनेकाइमा कहते हैं। जबकि जटिल में दूगो जाइलम, जिसे जाइलम और फ्लोएम, इसी में होता है जाइलम दारू और फ्लोएम वास्टा के नाम से भी जाना जाता है। तो ये सारे थे। आपसे पूछा था कि कौन इसमें सरल अस्थायी उत्तक नहीं है, मतलब कि जटिल अस्थायी उत्तक पूछा था, कौन जटिल अस्थायी उत्तक है, तो यह क्या है, जाइलम जो है जटिल अस्थायी उत्तक है, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम क्या है, एक जटिल उत्तक होते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका 23 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए 23 नंबर, निम्न में से क्या अंडप में उपस्थित होता है। ये सारे भी क्वेश्चन आपके एक फिक्स रहेंगे कि एक के तो पादप जनन से पूछेगा या आपके जंतु जनन से पूछेगा, किसी से पूछेगा कि क्या एक अंडप में उपस्थित होता है, परागकण, पंखुड़ी, बीजांड या बाह्यदल। आपको बताना है कि अंडप जो होता है उसमें क्या मौजूद उपस्थित रहता है, बताइए। अंडप जो अंडप है बताइए उसमें क्या मौजूद रहता है। चलिए, आप सबों को पता है कि जो अंडप होता है, यह जो बाह्यदल क्या है, बाह्यदल, पंखुड़ी और परागकण। ये परागकण तो आपको पता है कि जो परागकण, अच्छे से दिखा देते हैं, देखिए ये हुआ आपके फूल के पार्ट्स, ये होते हैं बाह्यदल। जो फूल वाला जो बाहर हरा हरा जो कलर दिखाई देता है ना, उसको कहते हैं बाह्यदल। और जो फूल का रंगीन वाला पार्ट्स होता है लाल पीला, वे होता है दल, जिसे पंखुड़ी कहते हैं। बाह्यदल, अड़हुल के फूल दिखा है ना, जो हरा वाला पार्ट्स होता है उसको बाह्यदल, ये अड़हुले का फूल है, जो हरा वाला पार्ट्स होता है उसको बाह्यदल, और जो लाल वाला पार्ट्स होता है उसको क्या कहते हैं, दल कहते हैं। तो उसको दल या पंखुड़ी कहते हैं। और ये होता है अंडाशय, ये है अंडाशय। और अंडाशय देख रही है स्त्री केसर के रूप में वर्तिकाग्र और वर्तिका होता है। वर्तिकाग्र को एस्टिग्मा, जबकि इसको स्टाइल कहा जाता है, इसको स्टाइल कहा जाता है। और स्त्री केसर को पिस्टिल लिखता है, क्या लिखता है, पिस्टिल। हाई है एस्टिग्मा, ये भी याद रखिएगा। और ये है स्टाइल, कैसे बताए थे, वर्तिका स्टाइल मार रही है जबकि वर्तिकाग्र एस्टिग्मा होगा। और स्त्री को कैसे बताए थे कि स्त्री पिसाती है, इसको पिस्टिल कहते हैं, इंग्लिशो याद रखना था ना। और इसको एस्टामिन कहते हैं, इसको एस्टामिन कहते हैं। यह है परागकोश, और परागकोश से परागकण निकलता है, परागकोश से परागकण निकलता है। तो ये थे आपके। अब आपसे पूछा है कि कौन अंडाशय का भाग नहीं है, तो देखिए अब अंडाशय है हई, और अंडाशय से जुड़ा हुआ हई है। देखिए हई जो पार्ट्स आपके जुड़े हुए दिखाई देंगे, यही अंडाशय के पार्ट्स होते हैं, इसके अलावे नहीं। तो आपसे पूछा क्या यह जुड़ा हुआ है, तो नहीं, क्योंकि अंडाशय का पार्ट नहीं है। तो बाह्यदल भी नहीं है, दल भी नहीं है। और एक आपका
पराग कोश से पुंकेसर आ रहा था, तो ये भी नहीं है, जो कि यह क्या होता है, बाहर से जुड़ा होता है। जो कि स्त्री केसर का पार्ट होगा वही अंडाशय से जुड़ा होगा। तो इसमें एक था बीजांड, क्या था, बीजांड जो होता है, यह जो बीजांड होता है, यहाँ पर जो बिंदु बिंदु दिखाई दे रहा है ना, यह बीजांड होता है। इसको हम कहते हैं क्या चीज, तो कहता है कि क्या अंडप में उपस्थित नहीं होता है, क्या निम्न में से क्या अंडप में उपस्थित होता है, तो कहेंगे कि अंडप में जो उपस्थित होता है वह बीजांड होता है, जबकि पराग कण, पंखुड़ी और बाह्य दल नहीं होता है। ये सारे अलग अलग होते हैं। अब देखिए फूल के किस हिस्से को, फूल के हिस्से जिस पे आधार उपस्थित होते हैं उसको क्या कहते हैं, मतलब कि फूल का जो सारा हिस्सा जिस पे होता है उसको क्या कहते हैं, बाह्य दल पुंज, पुष्पासन, अंडवाहिनी या बीजांडासन। बताइए सभी लोग। बताइए। चलिए, अगर फूल के हिस्से के जिस आधार पे उपस्थित होता है उसको क्या कहते हैं, उसको पुष्पासन कहते हैं। क्या कहते हैं, पुष्पासन। इसको भी दिखाते हैं, अलग अलग के लिए अलग अलग फूल दिखाएंगे। लो, मेहनत लगता है लाने में, लेकिन देखो ये हुआ पुष्प वृत्तांत, जिसे पेडिकल कहते हैं। कोई बार पेडिकल क्या है, आज जहाँ से फुलवा के डंटियाँ ना तोड़ता है, यह होता है पेडिकल। जो अड़हुल का फुलवा तोड़ता है तो जो यह वाला जहाँ से टूटता है पतरका ना, उसको पुष्प वृत्तांत या उसी को पेडिकल कहते हैं। यही है पुष्पासन। अब देखिए यह जो है पुष्प का आसन है, मतलब कि जितना भी पुष्प है इसी पे आके टिका है। और आपसे यही पूछा था कि जहाँ पुष्प का सारा भाग स्थित होता है उसको कहते हैं पुष्पासन। क्या कहते हैं, पुष्पासन। अब यह पुष्पासन पे क्या होता है कि यह पुष्पीय अक्षा के टिकता है। और देखिए यह आपका जो अंडाशय है यहाँ से उठा लिया है, टोटली के टोटली भाग जो है अंडाशय को यहाँ निकाल लिया। देखिए अंडाशय, और ये जो अंडाशय के अंदर जो बीजांड होता है, इसी बीजांड से बीज का निर्माण होता है, जबकि यह टोटल जो अंडाशय होता है यह फल का निर्माण करता है। और इसके अंदर जो बीजांड होता है वह बीज का निर्माण होता है। तो अंडाशय से फल का, जबकि बीजांड से बीज का होता है, यह भी पूछता है। बाह्य दल और दल क्या होते हैं, बाह्य दल तो आपको सिर्फ इसको फूल को बांधे रखता है, जबकि दल क्या करता है, तरह तरह के कलर के होते हैं। इसलिए कलर होता है कि इस पे कोई आके भंवरा हो, मकड़ी हो, मतलब कि इस पे क्या होगा, कोई कीट आके बैठ जाए। और जब कीट आके बैठ जाते या दूगो बर्फी नियत जो निकाल के खड़ा है, यह पुरुष वाला पार्ट्स होता है, इसमें आके क्या हो जाए, सट जाए। जब इसमें सट जाएगा तो क्या हो जाएगा, इन दोनों का निषेचन हो जाएगा। तो ये दोनों ताकते रहता है कि कब हम इसमें सटें। तो देखिए यह पुंकेसर पुरुष वाला भाग है। अब यह तो इसमें क्या देखिए, लघु बीजाणु धानी और पराग कोश से, यह है पुंकेसर। पराग कोश से पराग कण निकलता है, पराग कोश से पराग कण निकलता है। ये आपसे देखिए कभी कभी क्या होता है, पूछता है कि निषेचन में, तो आपको यह याद रखना है वर्तिकाग्र वर्तिका, ठीक ना। और यह जो है पुंकेसर पार्ट है, यह पुंकेसर पुरुष का पार्ट है, जबकि वर्तिकाग्र वर्तिका और जो अंडाशय बीजांड है ये सारे के सारे स्त्री केसर के पार्ट हैं। जबकि पुरुष में एगो पुंकेसर ओकरा साथे जुड़ल है का चीज, तो यह है पुंकेसर में होता है, पुंकेसर से पराग कोश से पराग कण निकल के आके इसमें वर्तिकाग्र में समा जाता है। वर्तिकाग्र में निषेचन होने के बाद वर्तिका के माध्यम से अंडाशय में आता है, और अंडाशय से धीरे धीरे क्या होने लगता है, बीज का निर्माण होने लगता है। तो ये आपके थे, इतने सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछा था, आपसे क्वेश्चन पूछा था कि बताइए कि जो पुष्प का सारा भाग होता है वह किस पे आके टिका होता है। तो कहेंगे कि जो पुष्प का सारा भाग आके जो टिका होता है वह पुष्प का आसन, मतलब कि पुष्पों का आसन पुष्पासन है। तो यह पुष्पासन पे आके टिका होता है। तो आप लोगों को दिखाने का सेंस ये होता है कि आप लोग देखे रहेंगे तो याद पड़ता रहेगा कि इसको यह कहते हैं और इसको यह कहते हैं। ये थे आपके आज 24 क्वेश्चन थे, जिसको कि आज के सेशन में 24 क्वेश्चन ही देखने वाले हैं। तो यह सेशन का लास्ट क्वेश्चन था। बैटरी भी लो हो रहा है, ठीक है। तो इसी के साथ आज के सेशन को समाप्त करते हैं और फिर मिलते हैं कल नहीं, अब मिलेंगे सोमवार को। अब मिलेंगे हम लोग कितने बजे, सोमवार को मिलेंगे, सोमवार को सुबह 8 बजे
और रात्रि 9 बजे। यानी कि सोमवार से लेके शनिवार तक यह क्लास आप लोगों को कंटिन्यू रहेगा। रविवार को इसलिए बंद किया जा रहा है कि जो 7 दिनों में आपको पढ़ना है, 7 को इसका पीडीएफ और 7 को इसका पीडीएफ बनाना है, 7 को इसका डिस्कशन जुटाना है और 7 को इसका डिस्कशन जुटाना है, ताकि अच्छी तरह से डिस्कशन हो पाए। तो कल आप लोग रेस्ट करेंगे और मेरे जी में क्या रहेगा, आप लोगों के लिए काम रहेगा। तो इसी के साथ आप सबों को बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।